close till I get up. Time is barely on our side. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट या इसको क्रिस्टलोग्राफी भी कहते हैं। और हम लोग जो है यहाँ पे आज जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही आसान है और इसमें बोर्ड में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। बड़े सरल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसानी से हम आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हमें आना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट टर्म पहले हम लोग सीख लेंगे, फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो जैसे इम्पॉर्टेंट टर्म में क्या लिखा हुआ है, लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम शॉर्टकट CN से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉइड V से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्यूब क्या होता है, फिर उसके बाद सॉलिड के टाइप के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड है क्या। तो सॉलिड आप जानते हो, पढ़ चुके हो कि इसका शेप और साइज, शेप हुआ, वॉल्यूम हुआ, ये सब क्या होता है, फिक्स होता है, उसको हम सॉलिड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस डेफिनेशन के अलावा एक डेफिनेशन और ऐड कर लीजिए कि वो जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। अब सॉलिड में बेसिकली ये टेक्निकल टर्म्स हैं, लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल, स्पेस लैटिस। ये तीनों टर्म पहले आपको समझना होगा। क्या है देखिए, जैसे आप बाहर से कोई बिल्डिंग देखते हैं तो जो कोई बिल्डिंग आपको दिखती है तो जो भी डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी दिखता है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड समझ लो कि वो पूरा एक सॉलिड का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, प्योर सॉलिड है। जो भी कोई भी बिल्डिंग आपको दिखे, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, जो वो पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्पेस लैटिस समझ लो। उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। अब उस बिल्डिंग में जब घुसे तो एक कमरा मिला, उस कमरे में गए तो उस कमरे को क्या कहेंगे, एक यूनिट सेल कहेंगे। पूरी बिल्डिंग एक कंप्लीट सॉलिड स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर छोटे छोटे कमरे जो रिपीटेड बहुत सारे कमरे मिलके उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बनाए होंगे, उस कमरे को हमने क्या कहा, यूनिट सेल कहा। अब उस एक कमरे में जब हमने ठोका तो एक ईंट निकली, वो जो ईंट है वो आपका क्या कहलाया, लैटिस पॉइंट कहलाया। तो नेट रिजल्ट, ये लैटिस पॉइंट को ईंट समझ लीजिएगा, ब्रिक समझ लीजिएगा, यूनिट सेल को एक रूम समझ लीजिएगा, और बहुत सारे रूम जो कंप्लीटली अटैच होंगे एक अरेंजमेंट के ऊपर, तो वो जाके कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग कहलाएगा। उसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड कहेंगे। इसका मतलब स्पेस लैटिस को बिल्डिंग समझ लो, यूनिट सेल को कमरा समझ लो, और कमरे को बनाने वाले ये ईंट समझ लो, ये लैटिस पॉइंट है। तो बहुत सारे ईंट मिलेंगे तो कमरे बनेंगे, बहुत सारे कमरे मिलेंगे तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड बनेगा, उसको हम बिल्डिंग कहेंगे। वैसे ही बहुत सारे लैटिस पॉइंट मिलेंगे तो एक यूनिट सेल बनेगा, और बहुत सारे यूनिट सेल एक डेफिनेट अरेंजमेंट के साथ बनेंगे तो लगेंगे, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड कहलाएगा, स्पेस लैटिस कहलाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे ईंट तो है नहीं कोई, ईंट का मतलब क्या है, देखिए जो ईंट है वो कुछ और नहीं, या तो ये एटम होगा, या क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, या क्या होगा, आयन होगा। ये जो लैटिस पॉइंट है ये स्फेरिकल बॉडी होती है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल कौन, एटम या मॉलिक्यूल या आयन, ये यही क्या कहलाते हैं, लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। इनका शेप स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल चीज का वॉल्यूम आप जानते हो कितना होता है, 4/3 πr³। चलिए, तो बहुत सारी स्फेरिकल बॉडीज लाइक एटम, मॉलिक्यूल, आयन मिलके एक यूनिट सेल बनाते हैं, और बहुत सारे यूनिट सेल रिपीट करते हैं। रिपीटेड यूनिट सेल जो होंगे वो रिपीट करके क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं। तो हमारे ख्याल से ये 3 टर्म बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज लैटिस पॉइंट, व्हाट इज यूनिट सेल, व्हाट इज स्पेस लैटिस। बहुत सारे लैटिस पॉइंट मिलेंगे यूनिट सेल, बहुत सारे यूनिट सेल मिलेंगे स्पेस लैटिस। लैटिस पॉइंट अगर एटम है तो सॉलिड होगा एटॉमिक सॉलिड, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, और आयन है तो वो आयनिक सॉलिड कहलाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर लैटिस पॉइंट एटम है तो जो सॉलिड बनेगा एटॉमिक सॉलिड,
मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयन है तो आयनिक सॉलिड बनेगा। यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी है। तो स्टेटमेंट लिखिए, ऑल द सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय, all the solids are formed by the combination of spherical bodies, the combination of spherical bodies in bracket atom or molecule or ion is known as स्फेरिकल बॉडीज इन ब्रैकेट एटम, मॉलिक्यूल या आयन ब्रैकेट बंद इज नोन एज लैटिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, मेनी लैटिस पॉइंट फॉर्म अ यूनिट सेल and many repeated unit cell make a complete structure of the solid, known as space lattice। तो अब हम कभी भी लैटिस पॉइंट वर्ड यूज करेंगे तो समझ लेना कि जो लोग मिलके एक यूनिट सेल बना रहे हैं, एक कमरे को बना रहे हैं, वो लैटिस पॉइंट आपके एटम, मॉलिक्यूल या आयन होंगे। यूनिट सेल बन गया और बहुत सारे यूनिट मिलके कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड बनाते हैं। तो बेटा ये तीन टर्म आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, वायर्ड, ये सब क्या है इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसे समझना, जैसे मान लो एक ये लड्डू है, रेफरेंस, इसको रेफरेंस लड्डू मान लो। इस लड्डू से बताओ, इस रेफरेंस लड्डू से कितने लोग लगे हैं, कितने लड्डू लोग लगे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इस रेफरेंस लड्डू का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ रेफरेंस लड्डू का, ये हो गया 6। मतलब कि इस रेफरेंस लड्डू से डायरेक्टली कांटेक्ट में कितने फर्स्ट मेंबर हैं। फर्स्ट मेंबर जैसे मान लो यहां पे भी हो, मान लो कोई लड्डू, तो ये नहीं होगा। इस रेफरेंस से फर्स्ट नियरेस्ट नेबर जो होगा, नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पे ये नहीं काउंट किया जाएगा, इसके साथ डायरेक्टली जो अटैच्ड है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग, इट इज नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे आप देखिएगा आगे चलेंगे तो डायमंड की अगर हम बात करें तो एक कार्बन से आप जानते हो 4 कार्बन लगा होता है। तो इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे? 4 कहोगे, ठीक। ऐसे ही ग्रेफाइट की बात करें तो एक कार्बन से 3 कार्बन लगा होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा होता है। तो इस रेफरेंस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर हम बात करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। तो नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर को ही हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। बोलो क्लियर हो गई बात? तो लिख लीजिए, नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर is known as coordination number. Number of first nearest neighbor is called coordination number. चलिए साहब, अब आती बात वाइड या होल, वाइड या होल या इंटरस्टिशियल स्पेस किसे कहते हैं। तो इसको जरा देखिए क्या है। जैसे मान लो कि एक लड्डू ये है, एक लड्डू ये है और एक लड्डू ये, 3 लैटिस पॉइंट है, मान लो 3 एटम, 3 लैटिस पॉइंट हैं। अब बताओ ये तीनों जब लैटिस पॉइंट मिल गए तो इस जगह बीच में ये जगह खाली बची हुई है, इसी खाली जगह को हम क्या कहेंगे? वाइड होल या इंटरस्टिशियल स्पेस। ये 3 लोग मिलके इस वाइड को
बना रहे हैं, इसको हम कहेंगे ट्रायंगुलर वाइड या ट्राइगोनल वाइड। अगर लैटिस पॉइंट की पैकिंग हो और लैटिस पॉइंट के पैकिंग के बाद उस लैटिस पॉइंट के बीच में जो खाली जगह बचती है उसी को हम वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस या होल कहते हैं। अगर ये वॉइड 3 लैटिस पॉइंट से बना है ट्राइगोनल वॉइड कहलाया। अब जैसे देखो, एक तुम्हारा ये रखा हुआ है लैटिस पॉइंट, इसके ऊपर एक यहां पे रख दो, एक यहां पे रख दो और एक यहां पे रख दो। ऐसे समझ लो, एक सिक्का नीचे रखे, उसके ऊपर 3 सिक्के ऐसे रख दिए। तो अब बताओ, जब तुम ऊपर से देखोगे तो ये नीचे सिक्का रखा हुआ है ये वाला, उसके ऊपर से इसके और इस नीचे वाले के बीच में ये जगह बचेगी। तो ये जो बना 4 लैटिस पॉइंट से मिलके ये जगह खाली बची है, इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल वाइड, टी-शर्ट। तो अगर 4 लैटिस पॉइंट मिलके कोई वाइड बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड कहेंगे। अब आइए अगली बात करें। जैसे मान लो एक इस प्लेन पे रखा, अब दूसरा इसके ऊपर रख रहे हैं। कैसे? यहां पे रखा, सब आपस में टच करते होंगे और यहां पे रखा। अब देखो, ये बीच में जो जगह बना, ये कितने लैटिस पॉइंट से मिलके बना? 6 लैटिस पॉइंट से। तो इसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसको ओ से रिप्रेजेंट करें। तो स्पेस लेफ्ट ड्यूरिंग पैकिंग ऑफ लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस या वाइड या होल। अब अगर ये वाइड या होल 3 लैटिस पॉइंट मिलके बना रहे हैं, ट्रायंगुलर या ट्रायगोनल वाइड कहलाएगा। 4 लैटिस पॉइंट मिलके बना रहे हैं तो टेट्राहेड्रल वाइड कहलाएगा। और 6 लैटिस पॉइंट मिलके बना रहे हैं तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। तो देखिए, हमने 5 टर्म्स आपको क्लियर किए। नंबर 1, व्हाट इज लैटिस पॉइंट? बहुत सारे लैटिस पॉइंट मिलेंगे तो एक यूनिट सेल बनेगा, तो व्हाट इज यूनिट सेल? यू नो वेरी वेल। फिर उसके बाद बहुत सारे यूनिट सेल मिलेंगे तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड बनेगा, उसको हम स्पेस लैटिस कहेंगे। उसके बाद आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, जो डायरेक्ट नियरेस्ट नेबर फर्स्ट अटैच्ड हो, डायरेक्टली टच कर रहे हो उससे, उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। ऐसे ही दूसरा आता है वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस, उसको कैसे कहेंगे? तो जो हम लैटिस पॉइंट पैक करेंगे, लैटिस पॉइंट लगाएंगे, तो लैटिस पॉइंट लगाने के बीच में जो जगह बचती है उसको हम क्या कहेंगे? वॉइड कहेंगे। ऐसे समझ लो, 3 बॉल रखो, एक प्लेन पे 3 बॉल रखो और देखो कि बीच में थोड़ी सी जगह बचेगी जहां पे आपस में वो टच करेंगे, तो वो जो जगह खाली बची उसी को वाइड कहे, और वो ट्रायंगुलर वाइड हो गया, ट्रायगोनल वाइड हो गया। अब 3 नीचे रखे और एक उनके ग्रुप में डाल दो, तो जब नीचे से देखोगे तो जगह खाली बची रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड कहलाएंगे, इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 3 बॉल एक प्लेन पे रख दो, सब आपस में टच करके, और 3 बॉल उसके दूसरे प्लेन में अपोजिट एंड पे रख दो, तो बीच में जो खाली जगह बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे? आपको ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ये आपका वाइड हो गया। अब आइए हम क्यूब के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली अपने यहाँ सिलेबस में क्यूब है। तो क्यूबिक सिस्टम क्या है? बहुत सिंपल है, इसको इमेजिन करो। चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा इमेजिनेशन वाला है चैप्टर ये, तो थोड़ा सा इमेजिन करोगे और मैं कोशिश करूंगा यहीं पे आपको क्लियर कर दूं। जैसे देखिए, क्यूब बनाना है आपको। क्यूब में सारी साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ये आपका एक क्यूब बन गया। इसकी जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है, उतनी ही ऊंचाई है, सारी लेंथ बराबर है। इस साइड को, ये जो साइड है, ये साइड पूरा तुम्हारा एक एज कहलाता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ए इज एज, और इसकी लंबाई जो है एज लेंथ कहलाती है। इसी को साइड समझ लो, ठीक। तो ये एक क्यूब का स्ट्रक्चर हुआ। अब इस क्यूब में हम पूछते हैं कॉर्नर कितने हैं। तो जैसे समझो यार,
कमरे में बैठे हो, उसी कमरे को क्यूब समझ लो, कहानी खत्म। उस कमरे को देखो जहां पे तुम बैठे हो, 4 कॉर्नर तुम्हें ऊपर मिलेंगे, 4 कोने ऊपर मिलेंगे, और 4 ही कहां मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। तो एक कमरे में कॉर्नर कितने हो गए, 8। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉर्नर हो गए बेटा 8। अब ये फेस की बात कर ले, जैसे आपका ये क्यूब है, ये क्यूब है आपका, फेस की बात करते हैं। देखो एक आपके सामने है, एक इसके पीछे है, 2, एक इधर है और एक इधर है, 4, एक ऊपर है और एक नीचे है। टोटल कितने हो गए, 6 फेस हो गए। तो इसमें भी फेस आप गिनो, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, ऊपर नीचे आगे पीछे, टोटल मिला के फेस कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। अब एज की बात करें, मतलब साइड, इसको ऐसे समझो, कमरे में आप बैठे वहीं पे इमेजिन कर लो। देखो साइड ऊपर का 1 2 3 4, 4 साइड ऊपर के हो गए, बोलो। अब आज नीचे पे आओ, 1 2 3 और ये 1 4, 4 साइड नीचे के हो गए, कितने हो गए, 8। और 4 खड़े खड़े भी तो हैं, 1 2 3 4, तो 4 ऊपर के, 4 नीचे के और 4 खड़े खड़े, मिला के साइड कितनी हो गई, 12। तो एजेस हो गई आपकी 12। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 ऊपर के, 5 6 7 8 नीचे के, 9 10 11 12, ये हो गए आपके 12 एज हो गए। अब आइए बॉडी डायगोनल की बात कर ले, ध्यान से देखिएगा। बॉडी डायगोनल देखो, इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर को मिला दो, जैसे देखो इस कॉर्नर से हमने इस कॉर्नर को मिला दिया, ऐसे, मतलब एक कोना ऊपर का पकड़ लो, दूसरा कोना नीचे का, तो वहां से ऐसे मिला दो डायगोनली, तो ये एक बॉडी डायगोनल हो गया। इस बॉडी के अंदर आ रहा है, बॉडी डायगोनल हो गया। ऐसे बताओ एक क्यूबिक सिस्टम में कितने बॉडी डायगोनल होंगे, तो आंसर होगा 4। कैसे, एक इस कॉर्नर से, एक इस कॉर्नर तक, 2 हो गए। अब आइए नीचे से चले, एक इधर से इधर को और एक उधर से उधर को, तो टोटल मिला के 4 बॉडी डायगोनल हो गए। देखो एक उस कॉर्नर से इधर तक 1 हो गया, एक उधर से इधर तक 2 हो गया, एक इधर से उस साइड तक 3 हो गया, और एक इधर से इधर तक 4। टोटल मिला के एक क्यूबिक सिस्टम में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। बोलो ठीक है। तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए बेटे, 4 हो गए। अब फेस डायगोनल की बात करो। फेस जैसे मान लो ये तुम्हारे सामने एक फेस दिख रहा है, डायगोनल बनाना है तुम्हें। देखो यहां से लेके यहां तक ये एक डायगोनल हुआ फेस पर, ये दूसरा डायगोनल हुआ। तो बताओ एक फेस पे कितने बॉडी, एक फेस पे कितने फेस डायगोनल हुए, 2 फेस हैं कितने, 6। तो कितने फेस डायगोनल हो गए, टोटल तुम्हारे पास फेस डायगोनल 12 हो गए। भाई एक में 2 हैं तो 6 में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो लिखिए अ क्यूबिक सिस्टम हैज 6 face, 8 corner, 12 edge, 4 body diagonal and 12 face diagonal। फेस इसमें अगर फेस डायगोनल दिखाना, देखो ये आप देखो एक फेस डायगोनल, मतलब इस वाले फेस पर 2 हो गए, ऐसे ऐसे 6 फेस हैं, टोटल 12 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो हमने आपको क्या सिखाया, हमने सिखाया कि एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल, स्पेस लैटिस क्या होते हैं। फिर हमने आपको सिखाया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस या होल क्या होता है। इसके बाद हमने एक क्यूब बताया, उस क्यूब में क्या क्या चीजें होती हैं उसको हमने आपको बताया, ताकि उस क्यूब पे, इसी पे सब कोई क्वेश्चन आता है। ये अगर आपको ये बेसिक चीजें क्लियर होंगी ना, सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब आती है बात कि सॉलिड के कितने टाइप होते हैं। तो 2 तरीके का मेनली सॉलिड होता है, वो हम बता रहे हैं आपको। अब उसको आप जो है जब भी लिखिएगा
तो डिफ्रेंशिएट करते हुए लिखेगा तो सॉलिड बेसिकली दो तरीके के, एक होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो दूसरा होगा वो कहलाएगा एमार्फस सॉलिड। इसका एक और नाम है स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, स्यूडो सॉलिड इसी को कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। और दूसरा आपको इसको हम लोग कहते हैं ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड। तो अब इसी को हमें डिफरेंशिएट करना है कि क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्या होता है एमार्फस सॉलिड। तो देखो हमने कहा कि सॉलिड की जो बेसिक सबसे छोटी यूनिट है वो आपकी क्या है, आपके लैटिस पॉइंट है। तो लैटिस पॉइंट किस तरीके से अरेंज्ड है उसकी बेसिस पे दो तरीके का। अगर लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट फिक्स है, एक डेफिनेट शेप बनाएगा, डेफिनेट ज्योमेट्री बनाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। और जिसमें लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट फिक्स ना हो, रैंडम, उसको हम क्या कहेंगे, एमार्फस सॉलिड कहेंगे। जैसे देखिए हमने लिया ए, मान लो एक लैटिस पॉइंट ए है, एक लेयर आपकी ए की हो गई, फिर अगली लेयर जो नीचे वाली है उसकी मान लो बी है, बी टाइप का लैटिस पॉइंट हो गया। फिर हमने ले लिया ए, ले लिया मान लो, फिर हमने बी ले लिया। तो इनका देखिए फिक्स शेप है, फिक्स ज्योमेट्री होगी, फिक्स अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट है, पहले ए है फिर बी है फिर ए है फिर बी है। तो अरेंजमेंट इनका क्या है, फिक्स है। अगर अरेंजमेंट फिक्स है लैटिस पॉइंट का तो इनका शेप भी फिक्स होगा, इनकी ज्योमेट्री भी फिक्स होगी। तो ऐसे सॉलिड को हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉलिड कहेंगे या क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। अब मान लो जैसे स्यूडो सॉलिड की बात है, जैसे मान लो देखो ए लिया, ए की लेयर थी, इसमें बीच में मान लो बी आ गया। अब मान लो यहाँ पे बी की लेयर थी, इसमें मान लो कहीं रैंडमली ए आ गया, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, तो ये क्या हुआ आपका स्यूडो सॉलिड कहलाया, एमार्फस सॉलिड। कभी भी एमार्फस सॉलिड या स्यूडो सॉलिड कभी भी पूछे, या स्यूडो सॉलिड कहे या सुपर कूल्ड लिक्विड कहे, तो बस एक ही जवाब होगा, इसमें लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। और लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है तो शेप भी फिक्स नहीं होगा, ज्योमेट्री भी इसकी फिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो एग्जांपल की बात अगर हम करें तो जैसे आप मान लो NaCl है, ठीक है, डायमंड है, आपका ग्रेफाइट है, कॉपर है, इस तरीके के ये जो है इनके अंदर लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन जैसे ये मान लो, ऐसे समझ लो, जैसे बहुत एग्जांपल है, प्लास्टिक है, और आप ले लीजिए रबर है, और आप ले लीजिए ग्लास है, ग्लास हुआ, रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ। जैसे मान लो इसमें पॉलीमर की बात कर लो, पॉलीमर जैसे पॉलीथीन है, ठीक है। तो ये सब इनका जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं होता है। एक्चुअली जैसे ऐसे समझो, मकान बनता है, तो मकान बनता है जैसे ईंटें रखी जाती हैं, तो जैसे मान लो एक ईंट ऐसे रखी गई, एक ऐसे रखी गई, एक ऐसे। अब इसके ऊपर जब रखेंगे तो देखो इन दोनों के बीच में रखते हैं ताकि बढ़िया से पैकिंग हो जाए। फिर उसके ऊपर रखना, ऐसे रख दो, तो एक डेफिनेट आपका क्या हो रहा है, अरेंजमेंट है। तो अगर उस तरह से दीवार बनेगी तो वो क्या होगी, स्टेबल होगी। अब पता चला ईंट उठाओ और पटक दो हर तरफ से, चारों ओर से ढेर लगा दो, ऐसे तो इस तरीके से थोड़ी कोई होगा। तो इस तरीके से इनका कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, एमार्फस सॉलिड कहलाएंगे। और इनका फिक्स होता है तो ये क्या कहलाएंगे, ट्रू सॉलिड कहलाएंगे। बोलो ठीक है। जैसे इसको ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनको कूल करके ना रैंडमली सडनली कूल किया जाता है, कूल करके बनाया जाता है, ग्लास होता है। इससे अगर आप मान लो देखो ध्यान से, तो जैसे कोई ग्लास आप यूज़ कर रहे हो और बहुत दिनों से आप यूज़ कर रहे हो, मान लो 5-6 साल हो गया, तो आप देखोगे कि ऊपर का जो होगा किनारा वो हल्का सा पतला हो जाएगा, जितना पहले था मोटा, और नीचे आने पर वो क्या करेगा, मोटा होता चला जाएगा। तो ऊपर से वो क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं ग्लास को।
बोलो ठीक है बेटा। तो ये पहली बात हुई कि इसमें क्या है आपका शेप और साइज अरेंजमेंट क्या होता है, फिक्स होता है। इस लाइन में इसमें फिक्स नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स आपने देख लिए। अब आइए दूसरा पॉइंट देखिए जो इसमें पूछा जाता है। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो होगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, और इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। जैसे समझो अगर मान लो कोई सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, ध्यान समझिएगा, वो सॉलिड 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट करके लिक्विड बना देगा। उसी 200 पे मेंटेन जैसे होगा सॉलिड बन जाएगा किसमें, लिक्विड में। अब मान लो जैसे यहाँ प्लास्टिक की बात करो, प्लास्टिक की मान लो इसका ये जो है मेल्ट कर रहा है, सपोज इस पे 120 पे मेल्ट करना शुरू कर रहा है, तो एक्चुअली 120 पे जाएगा तो सारी प्लास्टिक नहीं मेल्ट होगी, कुछ मेल्ट होंगी कुछ मेल्ट नहीं होंगी, और ये करीब 120 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगी तो सारी की सारी प्लास्टिक मेल्ट होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, फिक्स होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प फिक्स नहीं होता है। एक तो ये हो गया कि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा और इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा, ठीक। और ये सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाली चीज है उसके ऊपर बात करते हैं, वो है आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो बेटे एन आइसोट्रॉपिक होता है, एन आइसोट्रॉपिक, और जो एमार्फस होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है। अब ये क्या चीज है जरा इसको समझ लो। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला डिफरेंस वो यही है, यही ज्यादातर पूछा जाता है। क्या है इसका मतलब, जैसे समझो मान लो कि आयनिक लैटिस है, खुद बताओ अगर आयनिक लैटिस है तो लैटिस पॉइंट क्या होगा, आयन होगा। मान लो अच्छा अरेंजमेंट फिक्स है, मान लो एक पॉजिटिव, उसके बाद क्या आएगा निगेटिव, फिर क्या आएगा पॉजिटिव, फिर क्या आएगा निगेटिव, फिर पॉजिटिव के नीचे निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। देखो इसमें अरेंजमेंट फिक्स है, मान लो ये आयनिक लैटिस है। अब एनाइसोट्रॉपिक का मतलब समझिए, जैसे मान लो कि हमने यहां से क्रिस्टल को ऐसे कट किया, इस जगह से कट किया, बहुत ध्यान से देखना, इस जगह से हमने मान लो इस लैटिस को कट किया। अब इसमें चाहे तुम निगेटिव आयन को काउंट करो चाहे पॉजिटिव आयन को, मान लो हमने निगेटिव को काउंट किया कि इस प्लेन के इस जस्ट इससे कनेक्टेड कितने निगेटिव हैं या कितने पॉजिटिव हैं। मान लो तुमने पॉजिटिव काउंट किया तो इससे जस्ट अटैच एक पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव है, तो कितने पॉजिटिव हुए, 2। अब आइए नीचे, इधर साइड से नीचे इसमें कितने पॉजिटिव अटैच हैं, 2, तो यहाँ पे 2-2 का रेशियो आ गया। अब मान लो हमने ऐसे काटा, ऐसे काट लिया, अब जरा देखो, अब देखो इस डायरेक्शन में अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो 1 2 3 पॉजिटिव हैं और इधर एक भी नहीं है। तो अगर हम किसी भी सॉलिड को कट करें और हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या मिले, डिफरेंट मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सेम, एन आइसोट्रॉपिक मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन होगा। और अगर हम मान लो एमार्फस की बात करें, इसमें कोई एलिमेंट तो होता नहीं है, चाहे जिधर से काटो हर तरफ से प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, आपको सेम मिलेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको लिखो कि crystalline solids are anisotropic. Crystalline solids are anisotropic because they have different property. They have different property in different direction. They have different property in different direction. amorphous में लिखिएगा, amorphous solids are isotropic. Amorphous solids are isotropic, that is they have
same physical property in all the directions, in all the directions। ठीक है बेटा, तो हमने सॉलिड स्टेट का आज हमने बेसिक चीज बताया। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी क्लासिफिकेशन है, वो 4 तरीके के होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे, वो आप सीख लीजिए, फिर उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हुआ आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। सारे टेक्निकल टर्म आपको समझ में आ गए कि जो लैटिस पॉइंट या एटम मॉलिक्यूल आयन मिलके क्या बनाते हैं, सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब बेटे नोट करके 3 पॉइंट लिखिए। नोट पहला है, आप पूरा लिखिएगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, NND, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आप पूरा लिखिएगा। NND का फुल फॉर्म क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ये क्या है इसके बारे में देखिए। जैसे एक लैटिस पॉइंट ये है और मान लो एक लैटिस पॉइंट ये है, दोनों आपस में कनेक्टेड है, कांटेक्ट में है। तो जब इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो इनका सेंटर लो और इनका सेंटर लो। इनके सेंटर से इनके सेंटर के बीच की दूरी यही कहलाती है बेटा NND, दैट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अगर हम बात करें कि यहां से यहां तक ये R होगा और यहां से यहां तक ये क्या होगा, R होगा, इसका मतलब NND कितने की वैल्यू होगी, 2R के बराबर होगा। तो व्हाट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एडजेसेंट लैटिस पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एडजेसेंट लैटिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 2R के बराबर होती है। और R क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ दैट लैटिस पॉइंट। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। ये नोट नंबर आपका 1 हो गया। अब आइए नोट नंबर 2 की बात करते हैं। दिस इज नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं यूनिट सेल कंटेंट, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे, या रैंक ऑफ यूनिट सेल। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हम यहां पे मान लो इस जगह की बात करें, तो यहां पे इस कमरे में, ये पूरा एक कमरा यूनिट सेल है, ये एक कमरा है, ये एक कमरा आपका, ये यूनिट सेल है आपका। मान लो कि ये एक कमरा है, इस कमरे को हम एक यूनिट सेल कह रहे हैं। अब इस कमरे को बनाता है कौन है, लैटिस पॉइंट, मतलब बहुत सारे ईंट मिलके इस कमरे को बनाए हैं, ऐसे समझिए। तो मान लो इस जगह पे हमने ठोका तो एक ईंट बाहर निकला, तो ये जो ईंट है वो क्या है, लैटिस पॉइंट है। ये पूरे बहुत सारे मिलके क्या बनाए, कमरे को बनाए। अब समझिएगा, जो यहाँ पे ईंट है वो इस कमरे में भी है और इसके पीछे वाले कमरे में भी उसका कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब एक यूनिट सेल में टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कंटेंट कहते हैं। या यूं कह लो कि एक यूनिट सेल को बनाने में कितने लैटिस पॉइंट लगे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कंटेंट। एक यूनिट सेल में कितना लैटिस पॉइंट का कंटेंट है, उसी को हम रैंक ऑफ द यूनिट सेल भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर जैसे एक ईंट है यहाँ पे, तो एक ईंट इस कमरे में भी है और इसके पीछे बगल वाले कमरे में भी कंट्रीब्यूशन है। तो कहने का मतलब यह है कि टोटल कंट्रीब्यूशन केवल इसी कमरे में उस ईंट का कितना है, उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कंटेंट कहेंगे। तो लिखो इसको, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स in one unit cell is called unit cell content. Effective number of atoms in one unit cell is called unit cell content या rank of the unit cell. तो बेटा ये Z हो गया। अब आइए नोट नंबर 3, आखिरी
नोट हम लिखा रहे हैं आज के लेक्चर के लिए, बाकी बात हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो देखो इसको कैसे कर रहे हैं। दूसरा जो है हम कहते हैं पैकिंग, ये नोट नंबर 3, पैकिंग फ्रैक्शन, पीएफ से स्टार्ट कर रिप्रेजेंट है पैकिंग फ्रैक्शन। ये क्या भी है, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मम्मी ने मिठाई का डिब्बा दिया कि चलो इसमें लड्डू को पैक करो। तो मिठाई का डिब्बा को समझ लो एक आपका क्यूब है, क्यूबिक सेल है, क्यूब है, उसका कुछ मिठाई डिब्बे का कुछ वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम। अब आप उसमें लड्डू भर रहे हो, तो लड्डू जितना वॉल्यूम है उस डिब्बे का उतना तो आएगा नहीं, क्योंकि जब लड्डू को तुम रखोगे कैसे भी रख लो, मान लो ऐसे रखोगे, इसके नीचे रखोगे, तो यहाँ पे वाइट ज़्यादा मिलेंगी, मतलब स्पेस ज़्यादा, लड्डू नहीं कवर कर पाएगा। तो अगर कितना भी कोशिश कर लो, जैसे ऐसे रखा हमने, ऐसे रख दिया, तो यहाँ पे इससे पैकिंग ज़्यादा होगी। तो कितना वॉल्यूम लड्डू लोग इस डिब्बे का कवर कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे। समझ में आ रही बात, कि मतलब कितना वॉल्यूम पूरे क्यूब में लैटिस पॉइंट ले रहा है उसको हम क्या कहेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। अगर ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है लैटिस पॉइंट क्यूब का तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा, कम कर रहा है तो पैकिंग फ्रैक्शन कम होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लैटिस पॉइंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब खुद सोचो, ये जो क्यूब है हर एक साइड इसकी बराबर है, जब हर एक साइड बराबर है तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए, मान लो ये साइड आपकी ए है, ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है, ये सब ए है, तो क्या होगा ए इंटू ए, ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ जाएगा, दैट इज ए क्यूब। तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब। ठीक, जेड मतलब कितने लड्डू कितने लड्डू उस क्यूब में आ पाएंगे उसको देखना है आपको। तो मान लो उसका कंटेंट है, यूनिट सेल कंटेंट अभी बताया था जेड, तो वो जेड हो गया, मान लो जेड लड्डू आ रहे हैं। और एक लड्डू का वॉल्यूम कितना होता है, लड्डू क्या है, लैटिस पॉइंट क्या है, स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला आ गया। अब ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या होता है, मतलब सिंपली समझो कि कितना वॉल्यूम लैटिस पॉइंट ने क्यूब का कवर किया है, जितना ज्यादा कवर करेगा उसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई एक्स है, एक्स लैटिस पॉइंट है, उसने क्यूब का 80% या 0.8 उसका पैकिंग फ्रैक्शन है और किसी का 0.3 है, तो बताओ किसमें ज्यादा लैटिस पॉइंट आए होंगे, 0.8 वाले में। तो पैकिंग फ्रैक्शन उसका जिसका ज्यादा होगा उसमें वॉल्यूम कवर्ड ज्यादा होगा और स्पेस बीच में कम बचा होगा। जिसका पैकिंग फ्रैक्शन कम होगा इसका मतलब उसमें स्पेस ज्यादा बचा होगा। अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसी को हम पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। जैसे मान लो पैकिंग फ्रैक्शन किसी का तुमने निकाला 0.52 आया, तो बताओ पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हुई, 52%। किसी का पैकिंग फ्रैक्शन आपने मान लो 0.74 निकाला तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हुई, 74%। अगर आपने किसी का पैकिंग फ्रैक्शन मान लो 0.68 निकाला तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई, 68%। अच्छा मान लो अगर पैकिंग एफिशिएंसी 74% आ रही है, इसका मतलब 74% वॉल्यूम किसने कवर कर लिया है, लैटिस पॉइंट ने। तो बाकी जगह पे कौन है, वाइड खाली जगह है, तो कितना बचा, 100 से माइनस कर दो तो 26% क्या हो जाएगा, वाइड का स्पेस हो जाएगा और 74% किसका हो जाएगा, आपका लैटिस पॉइंट का स्पेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इससे क्या क्या निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, तो वो कितना परसेंट आएगा वो पता लग जाएगा। और 100 में से अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन माइनस कर देंगे तो वाइड का परसेंट निकल आएगा कि कितना अनऑक्युपाइड स्पेस है, वो हम पता लगा लेते हैं। तो देखो बेटा आज का लेक्चर जो था वो बहुत ही सिंपल लेकिन
ये चैप्टर ही बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी ये बातें आप समझ लीजिए ना, तो इस चैप्टर एकदम आराम से आप कर लेंगे। जो अगला लेक्चर अभी बनाएंगे अगर वो आपने कायदे से सीख लिया तो कहीं भी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, बड़े आराम से आप इसको कर लोगे। लेकिन ये सब टेक्निकल टर्म्स आपको आने चाहिए। तो आज हमने जो पढ़ाया आपको क्लियर होगा, हमने पूरी कोशिश की कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दें। बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे कि कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं और उसके ऊपर और डिफरेंट चीज़ें हम बताएंगे। फिर से मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर, वॉइड, स्पेस लैटिस, यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं इनको देख लीजिएगा। एक क्यूबिक सिस्टम में अपने कमरे में बैठे हैं आप, उसी में सोच लीजिए, आपको सब दिख जाएगा कि कॉर्नर 8 होंगे, फेस 6 होगा, बॉडी डायगोनल कितने होंगे, 4 होंगे, और एज कितने होंगे, 12 होंगे, फेस पे डायगोनल कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक है टोटल। तो ये सारी बातें आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगी। और उसके बाद क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड आपने देख लिया, वो सारी बातें हो गई। तो बाकी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।